रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ना आपने बड़ी गौर से बात समझनी है। आप ना अक्सर गौर करते हैं कि जब घर खाली हो, कमरा खाली हो, उसमें जब हम बोलते हैं तो आवाज गूंजती है, ऐसा लगता है बार बार आवाज आ रही है। अच्छा, आप किसी खुली जगह पर जाएं, खुली जगह पहाड़ी इलाके में, तो वहां पर भी आप ऊंची से बोलते हैं ना तो पीछे से आवाज दोबारा आती है आपकी, तो ऐसा लगता है कि दोबारा आवाज आई है। ये सारा प्रोसेस जो है ना वो यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ एको, आवाज का दोबारा सुनाई देना, इसको बोलते हैं एको। ठीक है ना? तो इसका दूसरा नाम याद रखना, एको बोलते हैं। अब आप लोग ना रिफ्लेक्शन रिपल टेक में भी पढ़कर आए हो, याद है ना? तो रिपल टेक में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी वाटर वेव्स की, याद है? इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे साउंड वेव्स की, और अगले चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे लाइट वेव्स की। समझ में आ रही है बात? अब जो साउंड वेव्स है ना, उनकी रिफ्लेक्शन का नाम क्या होता है? एको। अगर साउंड की वेव्स एक मीडियम से आ रही हो, दूसरे मीडियम से टच हो और वापस वाले मीडियम में चली जाए, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका दूसरा नाम क्या है? एको। तो डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दी पहले भी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कि लाइट एक मीडियम से आ रही हो, दूसरे मीडियम की दीवार से टकराए और टकराने के बाद वापस पहले मीडियम में चली जाए, इसको बोलते हैं एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहले ना मैं आपके सामने एक सादा सी डायग्राम बनाऊंगा लाइट की, उसके बाद फिर हम साउंड के बारे में बातें करेंगे। पहले ना ये आप देखें कि ये एक मिरर, शीशा जिसमें अपना मुंह नहीं देखते वो वाला। आप इमेजिन करें कि यहाँ से आपने लेजर लाइट फेंकी है, आपको पता है जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रे आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? जब ये यहाँ टकराएगी तो वापस वाले मीडियम में चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इसी रे ने तो रिफ्लेक्शन की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये मामला समझ में आया? अब मैं करता क्या हूँ, मैं ना एक दीवार लेता हूँ, ये एक दीवार है, मैं यहाँ पर साइड पे सपोर्ट करने के लिए वॉल भी लिखूंगा, ये है दीवार, ठीक है ना? मैंने दो पाइप्स लिए, दो पाइप्स, एक पाइप मैंने ऐसे इधर रखा और एक पाइप मैंने ऐसे यहाँ रखा, दो पाइप नजर आ रहे हैं? मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर एक अलार्म क्लॉक रख दिया। अब जब अलार्म क्लॉक रिंग करेगा, बजेगा, तो यहाँ पर साउंड वेव्स पैदा होगी, इस तरह से, इस तरह से क्या पैदा होगी? ये एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दूसरे मीडियम की दीवार से टकराई और आपको पता है क्या होगा? वापस पहले मीडियम में, तो इस तरह ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आ जाओ, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इस तरह वापस चली जाएंगी पहले मीडियम में, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छा, फिर वही बात कि ये जो वेव्स आई हैं, इनको कौन सी वेव्स बोलेंगे? जो वेव्स चली गई हैं उनको कौन सी वेव बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। समझ में आ गई अब आप? हाँ जी, तो अब आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ आ गया कि साउंड वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे सामने दीवार है, फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड वेव्स इधर जाके टकराएंगी और टकराने के बाद वापस पहले मीडियम में, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब अगर आपके ऐसा हो जाए, एक दफा तो जब आप बोलेंगे आपको आवाज सुनाई देगी अपनी, एक दफा जब ये टकरा के आएगी तब भी सुनाई देगी। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आप वो जो टकरा के आने वाली आवाज है वो भी सुन लें, तो आपको एक ही आवाज कितनी दफा सुनाई देती है? और आप कहते हैं आवाज गूंज रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप ऐसा समझते हैं कि आवाज गूंज रही है, मामला समझ में आ रही है? कुछ अब ना मैं आपके सामने ना एक बड़ी बायोलॉजिकल सी, मेडिकल सी, टेक्निकल सी बात करने लगा। आप जी, इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट हुई है जी, उसके कुछ हिस्सा तो लॉस भी हुआ होगा जी, थोड़ा बहुत ही सारा कुछ एनर्जी लॉस होती है, एंगल्स लॉस नहीं होती, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। एनर्जी लॉस होती है, वो जो दीवार के एटम्स को वाइब्रेट कराने में लॉस होगी, वो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस है, लेकिन जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो उधर ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो चलिए अब ना मैं आपको बड़े
गौर से एक बात समझ, आपने ना बड़ी तवज्जो से बात समझनी है। ये बात करने के बाद ना फिर मैं आपको जरा और थोड़ा सा, अभी पहले ना आपने बात समझनी है। इंसानी दिमाग जो है ना, ब्रेन, क्या ब्रेन, ये दो आवाजों में तब फर्क कर सकता है, ब्रेन डिफर कर सकता है बिटवीन टू साउंड्स, ये दो आवाजों के दरमियान तब फर्क कर सकता है जब उनके टाइम में 0.1 सेकंड का फर्क हो। जैसे मैंने एक लफ्ज बोला, मैंने एक लफ्ज और 0.1 सेकंड होने से पहले, 0.1 सेकंड होने से मैंने दोबारा एक लफ्ज बोला, आपको दो लफ्ज नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि इंसानी दिमाग तब दो आवाजें सुन सकता है जब दोनों के दरमियान कितना फर्क हो, 0.1। ये एक साउंड आ रही है और ये एक साउंड आ रही है, ये साउंड पहले जाएगी आपके दिमाग में और ये साउंड बाद में। आपके दिमाग को कितनी आवाजें सुनाई देगी, दो। लेकिन अगर इनके दरमियान 0.1 सेकंड से कम फर्क हुआ तो ये इतना कम फर्क है कि दिमाग को लगेगा दोनों आवाजें इकट्ठी आई हैं। ये इतना कम फर्क है कि दिमाग को लगेगा दोनों आवाजें, तो दिमाग इनको दो आवाजें समझेगा ही नहीं, वो मिक्स कर देगा। यही वजह कि अक्सर दो बंदे बोल रहे हो ना, दो बंदे इकट्ठे बातें कर रहे हो, मतलब एक बंदा बात कर रहा था पहले से और दूसरा बंदा भी बेलूस करने लग गया, तो आपको दोनों की बात समझ नहीं आती, क्योंकि एक ही टाइम में दो बंदों की बातें आने लग गई। तो आप एक को कहते हैं भाई आप चुप कर दो, पहले उसकी सुन ले, ये बात है ना। तो आपका दिमाग दो साउंड्स में फर्क तब कर सकता है जब उन दोनों के टाइम में कितना फर्क हो। अब ना ये चीज इस्तेमाल करके, अभी हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है, स्पीड ऑफ साउंड पता है। अगर मैं ना 21 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर 25 भी होता है वैसे, अगर मैं 21 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 21 की बात करूं, 21 डिग्री सेल्सियस, तो साउंड की स्पीड कितनी होती है? आप मेरी बात सुने, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ना हमें बड़े गौर से बात समझनी है, ये टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसका मतलब ये है, देखो मुझे साउंड की वेलोसिटी पता, मुझे साउंड की वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम में आने वाला फर्क भी पता है, यानी वेलोसिटी और टाइम पता है। अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, ये डिस्टेंस फाइंड करके मुझे मिलेगा क्या। जब मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मुझे क्या सुनने का मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी एको नहीं आती, कभी कभी आपको आवाज नहीं गूंजती, लेकिन कभी कभी गूंजती है, तो कब गूंजती है, आवाज कब गूंजती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कितना फासला हो, पहाड़ से दीवार से कितना फासला हो कि आपकी आवाज गूंजे, बात समझ रहे हैं, वो फासला ढूंढते हैं। तो अभी इसी वैल्यूज में, इसमें वैल्यू वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है, बेटा कैलकुलेट करो, 36 के करीब आया, 34.3 मीटर्स। बेटा अब ना हमने बड़े गौर से बात समझनी है, बड़ी तवज्जो से समझना। बेटा इधर देखो जरा, ये एक दीवार है, ये क्या है, दीवार। यहां पर आपने बोला पहले साउंड जाएगा और फिर साउंड आएगा, एक जाने का फासला और एक आने का, टोटल कितना है 34.3। हमने तो आने का फासला ढूंढना है ना, आने का फासला तो इसका आधा होगा ना, ये तो जाने का भी आने का भी। हमने साउंड के आने का फासला ढूंढना है कि एको कब आएगी, है ना। तो अब इसको किससे डिवाइड कर दो, तो 34.3 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि फासला हाफ चाहिए, तो आएगा 17.1 मीटर। तो आपका दीवार से या पहाड़ से फासला कितना होना चाहिए, 17.1। इसको मैं लिख रहा हूं जरा तवज्जो से, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर एको, मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर। अगर आप गूंज सुनना चाहते हैं, एको सुनना चाहते हैं, तो उसका मिनिमम फासला कितने मीटर है, 17 मीटर। अगर आप दीवार से 17 मीटर हो तो आप एको सुन सकते हैं। मामला क्लियर है, बातें समझ आ रही हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है जी, स्पीड ऑफ साउंड। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, इसकी वीडियो भी मैंने YouTube पे डाली हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं ये आपको एक दफा फिर समझाऊंगा, और ये
आने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे भी आसान टॉपिक्स हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड, चलिए तो स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है, आपको समझ तो आ रही है, जहन आगे तुम्हें नींद आ रही है? ओके, तो अब हम चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक पे। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा इसमें ना बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो ये टॉपिक एमसीक्यू से भरा पड़ा है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की रफ्तार। अच्छा, बड़ी तवज्जो से आपने, बेटा बड़ी तवज्जो से आपने इस बात को समझना। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, आवाज की रफ्तार, इसकी रफ्तार, इसमें बहुत एमसीक्यूज हैं और कॉन्सेप्ट भी है, तो आपने बड़ी तवज्जो से समझना। मैं ना पहले स्टार्ट करता हूँ इसको इस तरीके से कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। कैसे, जरा समझना इस बात को। आप जानते हो कि साउंड एक एनर्जी है, साउंड क्या है, और साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। इस बात को तो आप जानते हो, साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। अच्छा, ये बात होगी। अब आप जानते हैं साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। साउंड वेव्स कैसी वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स तो वो वेव्स होती हैं जो मीडियम पर डिपेंड करती हैं। इसका मतलब है कि साउंड या साउंड वेव्स मीडियम पर डिपेंड करती हैं, तो इनकी स्पीड भी किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये बात लिख दूंगा कि स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की रफ्तार, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। अच्छा, अब आपको पिछले चैप्टर में ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साइड पर मैंने एक बॉक्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था, इधर देखना जरा, जिसमें मैंने कहा था जब एटम्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी होता है, और जब ऐसे मूव करते हैं क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में तो एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी नहीं होता। अब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जब ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होगा तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, यानी साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा। लिक्विड में थोड़ा स्लो और गैसेस में सबसे स्लो। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन, ज्यादा है, तेज है। सॉलिड में साउंड तेज है एज कंपेयर टू स्पीड इन लिक्विड्स, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड इन गैस। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा, सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। समझ आ गई है मेरी बात? अच्छा, ये मामला क्लियर है। अच्छा, इसका सबूत क्या है? अपनी अपनी किताब खोलें, पेज नंबर है 27, इसमें साइड पर एक टेबल बना हुआ है। इसमें ना आपके सामने कुछ स्पीड्स लिखी हुई हैं, सबसे ऊपर ना गैसेस की हैं। अब आप गैसेस को पढ़े ना, स्पीड देखें बस, 331, 346, 386, 1290, 317, 972, कोई भी 1500 से ऊपर नहीं है, यानी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। 1500 से ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं है। अब हम क्या करें, लिक्विड्स में जाएगा, तो लिक्विड्स में एक 1498 और एक 1531, सारी गैसेस से ज्यादा है। इधर देखो ना, मैंने क्या कहा, गैस में स्पीड सबसे कम होती है और लिक्विड में स्पीड उससे ज्यादा है। अब वो सॉलिड्स में, तो सॉलिड में देखो 2000, 6400, 4700, 6040, 5950 है, सारी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कि सॉलिड में स्पीड बहुत ज्यादा है। मामला क्लियर? अच्छा, अब मैंने आप इधर देखो जरा, मैंने आपको क्या बताया कि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए वेव इक्वेशन इस्तेमाल होगी ना, जो कि हमने पढ़ी है, v इक्वल्स टू f लैम्डा। अगर आपने साउंड की स्पीड निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है ना? या आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो या वेवलेंथ निकालनी हो तो इसमें से निकलेगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जो साउंड की स्पीड है ना, ये टेंपरेचर पर भी डिपेंड करती है। साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है?
स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। मैं ना इस बात का सबूत आपको दूंगा 2 मिनट में। आपने ना बड़ी तवज्जो से ये बात समझनी है। असल में इसकी जड़ ना फर्स्ट ईयर में मिलेगी, चैप्टर 8 में। ये पूरा टॉपिक उसकी जड़ फर्स्ट ईयर में है। लेकिन आज ना मैं आपको ये फिर दोबारा से समझा दूंगा, इधर ही समझा दूंगा थोड़ा सा। आपने ना बड़ी तवज्जो से, यहाँ हमने बड़े गौर से देखना है। मैं ना इधर लिखता हूँ वेलोसिटी या स्पीड, और इधर मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर। अब ना आपने बड़े गौर से बात सुननी है। एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये जब आपका टेम्परेचर होगा ना 0 डिग्री सेल्सियस, आपकी स्पीड होनी है 331 मीटर पर सेकंड। बात समझ रहे हैं? मैंने टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैंने टेम्परेचर कर देता हूँ 21 डिग्री सेल्सियस। अभी थोड़ी देर पहले 21 डिग्री की बात हुई थी, तब स्पीड कितनी थी? तो 21 डिग्री पर स्पीड बढ़ गई है। पहले 331 थी ना, 0 पर टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ गई। अब मैं रूम टेम्परेचर पे आता हूँ। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा इधर स्पीड होती है 346 मीटर पर सेकंड। मामला समझ रहे? मामला समझ रहे? अच्छा, फिर अगली बात, अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, कितना कर दूं? तो ये स्पीड जो है ना वो हो जाती है 386 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। वो कहेगा 0 डिग्री 331, वो कहेगा रूम टेम्परेचर, हो सकता है 25 डिग्री ना कहे, हो सकता है कह दे रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में कितनी? 346। मामला क्लियर? टॉपिक क्लियर? कोई मसला? जी तो अपने गैसेस का टेम्परेचर बताया जी। सॉलिड्स और लिक्विड्स का बताया, तभी उनमें भी स्पीड बढ़ेगी। ये गैसेस में बात हाँ जी, हाँ है। जी, तो अगर हम लिक्विड और सॉलिड में टेम्परेचर बताएं उसमें हाँ जी, उसमें बढ़ेगी, उसमें बढ़ेगी। उसका फार्मूला ऐसे आता है, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूँ। Vt is equal to V naught plus 0.61 T। अगर आपने किसी टेम्परेचर पर स्पीड ढूंढनी है ना, 0 डिग्री पर स्पीड 331, इधर पुट करो 0.61 जितना आपका टेम्परेचर है। अगर आपने 25 डिग्री पर ढूंढनी है, इधर 25 डिग्री लगा दो, जो आंसर आएगा वो यही होगा। अच्छा चले, बहरहाल आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नॉइस पोल्यूशन, जो कि अभी ये स्पीकर पे लगा रहे हैं। नॉइस पोल्यूशन, चलिए भाई, तो यहाँ देखें, अब हम पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन। मैं ना आपको यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लगवाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पूरा नहीं बताऊंगा, रिवीजन में नहीं होगा। अच्छा बाहर आगे इधर देखिए आप जरा बड़े गौर से। बेटा आप ना जिंदगी में 2 तरह की आवाजें सुनते हैं। अपनी जिंदगी में कितनी तरह की आवाजें सुनते हैं? एक वो होती है जिनको सुन के आपको ना खिचीची चलती है कि क्या बकवास है, ये मेरे कान में चुभ रही है। ऐसी आवाज को बोलते हैं नॉइज। क्या बोलते हैं? और ऐसी आवाज जिसको सुन के आपको सुकून मिलता है उसको बोलते हैं म्यूजिक या म्यूजिकल साउंड्स। तो ऐसी आवाज जिसको सुन के चिढ़ चढ़ती है, ओए बायो छाट दो बेटा, फिजिक्स पढ़ लो, ऐसी आवाज ये उन रिकॉर्डिंग चली जाएगी। और फिर म्यूजिक। तो नॉइस वो साउंड है जो आपके कानों को अच्छे नहीं। मैं एक लफ्ज लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इनका इफेक्ट जो है ना वो पहली बात जारी चुभने वाला होता है और अनप्लेजेंट, ना खुशगवार, आपका मूड खराब कर देता है। तो ऐसी साउंड्स जिनका इफेक्ट जारी, कानों में चुभने वाला, और अनप्लेजेंट, ना खुशगवार, उसको क्या बोलते हैं? नॉइस। और जो आपके लिए बड़े प्लेजेंट साउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? म्यूजिक। म्यूजिक। प्लेजेंट साउंड्स को क्या बोलते हैं? म्यूजिक। अब नॉइस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन। अगर नॉइस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नॉइस पोल्यूशन। और इसके बहुत सारे नुकसान है। नॉइस पोल्यूशन अगर आप ज्यादा देर वहां पर गुजारें तो आपको जो है वो नींद नहीं आती, आपका सर दर्द, आपको टेंशन होती है, डिप्रेशन हो सकता है, सारी बीमारियां। तो बस पहली 2 बातें तो पेपर में यही पूछी जाएंगी, नॉइस और म्यूजिक। दूसरी बात पर आते हैं जो कि अब शॉर्ट क्वेश्चन में लिखवाऊंगा यहाँ पर। तो खोले पेज नंबर 29, नॉइस और म्यूजिक की डेफिनेशन आप खुद ही लगाएंगे।
इसमें पेज नंबर 29 खोले, दूसरा पैराग्राफ नॉइज पोल्यूशन लिखा जिसमें इसकी तीसरी लाइन है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इधर देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, एक तो मैंने आपको अभी बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आगे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल नॉइज ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरिया, लाउड व्हीकल हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स। ठीक है ना, यहां तक ये आपका ये वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो है जी व्हाट आर द नेगेटिव effects of noise pollution on human health। इंसानों की हेल्थ पर नॉइज पोल्यूशन के क्या असर आता है, मैंने भी आपको बताया बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। बिल्कुल इसके आगे से शुरू हो रहा है। नॉइज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कॉजेस कंडीशंस सच एज हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपोटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स। यहां तक समझ आ रही है? उससे अगला पैराग्राफ पे आ जाए जहां पर लिखा है अ सेफ लेवल, लिखा है यहां पर सवाल बनेगा और व्हाट फैक्टर्स सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स। नॉइज कम से कम कितना होना चाहिए बेटा, दो फैक्टर्स पर नॉइज डिपेंड करता है। नॉइज कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? दो। पढ़ो जरा यहां से, अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर द लेवल ऑफ वॉल्यूम, ऊंचा कितना है। नॉइज आपकी सेहत को अफेक्ट कब करेगा कि पता चले ऊंचा कितना है। एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज, और आपने उसको सुना कितनी देर है। अच्छा अब आगे आप लिखेंगे द लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज 85 टू 90 डेसिबल ओवर एन 8 आवर। तो अगर आप सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो 8 घंटे काम करने के लिए आपका जो साउंड का लेवल है वो 85 से कितने डेसिबल हो, 90 डेसिबल। कितने घंटे के लिए? 8 आवर के लिए। तो अगर आपने 8 घंटे काम करना है और अपनी सेहत पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो आपका ये 85 से कितना डेसिबल होना चाहिए? 90। चलिए जिसने नोट करना है नोट कर ले, 2 मिनट की मैंने आपको रेस्ट दी। आगे अकॉस्टिक प्रोटेक्शन है, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। अच्छा इसको अकॉस्टिक्स भी कहते हैं, अकॉस्टिक्स भी कहते हैं, कोई बात नहीं यार, अभी आ गए। आप जेलस क्यों हो रहे? तेरी वीडियो डालेंगे, मुझे कैप्शन देंगे, ये नजर ना लगे इसलिए। अच्छा चलिए यहाँ रखें, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। आप इसको अकॉस्टिक्स भी कह सकते हो, मर्जी आपकी है, किसी साइंसदान का नाम नहीं है तो वो बुरा नहीं मानेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। अच्छा अब ना मैं आपको तो यहाँ पर 2 बातें बताऊंगा जो अक्सर मिस हो जाती हैं, अक्सर बातें कंफ्यूज हो जाती हैं। मैं ना आपको वो बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि ना ये जो अकॉस्टिक्स है ना, या अकॉस्टिक्स है, असल में ये फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अकॉस्टिक्स कोई डेफिनेशन नहीं है, अकॉस्टिक्स ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। और आगे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, इसका मतलब वो जो फिजिक्स की ब्रांच है उसने फायदा क्या दिया। तो ये जो फिजिक्स की ब्रांच है ना, ये पढ़ने के बाद साइंसदानों ने एक टेक्निक बनाई है, एक तरीका बनाया, टेक्निक बनाई है। उस टेक्निक को बोलते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अच्छा अब ना आपने बड़े गौर से मेरी बात समझनी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले नॉइज पोल्यूशन समझाया। मैंने कहा जब नॉइज हद से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नॉइज पोल्यूशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका हल क्या है? नॉइज को कम कर दें। मैं आपसे कहता हूँ अगर हम नॉइज को कम कर ही नहीं सकते, गाड़ियां उतनी मूव करेंगी, फैक्ट्रियां उतनी चलेंगी, नॉइज को कम नहीं कर सकते, हम फिर एहतियात कर सकते हैं अपने घर बनाने में। तो हम घर की दीवारों में ऐसा मटेरियल रख देंगे जो बाहर से आने वाले नॉइज को जज़ब कर ले, अंदर कमरे में ना आने दे। तो बाहर से आने वाला नॉइज जब जज़ब हो जाएगा तो अंदर आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या टेक्निक है बेटा? इधर देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन इज अ टेक्निक। ये बात याद रखनी है, ये क्या है? टेक्निक है।
इस टेक्निक का इस्तेमाल करके we absorb noise, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम फजूल किस्म की आवाज, ऐसी आवाज जो कानों को चुभती है, नॉइज, उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब। अब हम इस्तेमाल क्या करेंगे बेटा, दो बातें हैं। एक ना, हम सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जैसे फोम होता है, और दूसरी बात हम पोरस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो इसमें हम सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्ट का मतलब नरम, पोरस का मतलब जिसमें छोटे छोटे सुराख। जी हाँ जी, वो सॉलिड है ना असल में, इसलिए वो उसमें से थोड़ी सी पास होती है, वो बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन बड़ा ना, वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये और मामला है इसमें ना, वो जो डस्टर देखा आपने ब्लैक बोर्ड वाला, मिस्त्रियों के पास भी होता है, वो फोम होता है, उसमें छोटे छोटे सुराख भी होते हैं। अगर आप दीवारों के अंदर वो लगा दें तो वो सारे साउंड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई नॉइस नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। जी साउंड की एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी? वो एटम्स की वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। चलिए अब ना हम आगे चलते हैं, अब ना इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। अच्छा पहली बात, बल्कि वो एप्लीकेशन में आपको पढ़ाऊंगा, इधर देखें जरा, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन है साउंड बोर्ड। कैसा बोर्ड, साउंड बोर्ड। अच्छा अब ये अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की असल में एप्लीकेशन नहीं है लिखी उन्होंने इसी टॉपिक में, ये असल में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशन है। असल में होता क्या है, इधर देखें जरा, ये एक लेक्चर आ रहा है, मान लें इधर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जैसे मैं खड़ा हूं, और इधर एक बंदा खड़ा होकर पढ़ा रहा है और आगे क्लास बैठी हुई है। लेकिन आपको पता है कि जो लेक्चर रूम होते हैं यूनिवर्सिटियों के या ऑडिटोरियम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो एक बंदे की आवाज इतनी दूर तक नहीं जाती, वो फैल जाती है। और दूसरी बात ये कि जब बंदा व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करता है ना, तो उसकी आवाज इधर को ही जाती है, आपकी तरफ बहुत कम आती है। कि फिर साइंसदानों ने एक टेक्निक लगाई कि वो इस व्हाइट बोर्ड के पीछे यहाँ पर एक कनकेव किस्म का मटेरियल लगा देते हैं, ऐसा कनकेव होता है, इसको बोलते हैं साउंड बोर्ड। क्या बोलते हैं, साउंड बोर्ड। ये बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, यानी इसके ऊपर हल्का सा भी साउंड आए तो वो उतना ही वापस हो जाता है, रिफ्लेक्ट, एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। अब क्या होगा, जब ये बंदा बोलेगा तो इसकी साउंड इस तरफ को फैलेगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह करके बोल रहा है तो उस तरफ को फैलेगी। अब देखना जरा होगा क्या कि अगर इसकी साउंड इधर आई है या इधर आई है, इधर भी आ सकती है, इस जगह भी आ सकती है, इस जगह भी आ सकती है, तो यहाँ से साउंड यहाँ, यहाँ से साउंड यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस और इधर से इधर। अब आप देखो कि जितनी आवाज जो फैली हुई थी वो सारी किसके पास चली गई, ऑडियंस के पास, लोगों के पास। तो जो आवाज व्हाइट बोर्ड में जाया हो जानी थी उधर को चली जानी, किसमें से आ गई, और वो वापस किधर आ गई, ऑडियंस। तो यहाँ से आवाज का लॉस नहीं हुआ। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। और दूसरी है डिजाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स। जो लेक्चर हॉल्स होते हैं उनका डिजाइन भी कुछ इस तरह से किया जाता है। ये जो लेक्चर हॉल होते हैं ना, इनकी छत को बोलते हैं सीलिंग, इनकी सीलिंग कर्व होती है। लेक्चर हॉल की सीलिंग क्या होती है, कर्व। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लें कि यहाँ पर एक लेक्चर हॉल है, ये इसकी सीलिंग ऊपर से उन्होंने कुछ ऐसे की होती है। अब एक बंदा अगर यहाँ को बोल रहा है ऐसे, और इसकी कुछ ना कुछ आवाज छत की तरफ भी तो जाएगी, मतलब मान लो कि इसकी ये आवाज इधर आई, ये यहाँ आई, ये यहाँ आई, तो अगर छत सीधी होती तो वो जाया हो जाती या आगे चली जाती। अब ये कनकेव है तो इसकी ये वाली आवाज कहाँ है, इधर, ये वाली आवाज इधर, और ये वाली आवाज इधर। तो आपने देखा कि जो साउंड जाया हो सकता था यहाँ पर वो साउंड जाया नहीं हुई, वो भी किसके पास चला गया, ऑडियंस के पास। तो जो लोग इधर सुन रहे होंगे उनको वो आवाज ज्यादा अच्छी आएगी। आगे बात समझ। अच्छा अब अगर कोई साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो, जैसे मैंने आपको एको बताया ना, अभी साउंड एक दफा रिफ्लेक्ट हो आपको अपनी आवाज आती है। अगर मैं कहता हूँ वही आवाज आपको 15 दफा आ रही है, एक दफा, एक बारी में आपको अपनी आवाज कितनी दफा सुनाई दे रही है, एक बारी में अगर आपको अपनी एको 15 दफा सुनने को मिल रही है, क्या आपको समझ में आएगी, आपकी आवाज खराब हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं, नंबर 3 पर आता है
रिवर्बरेशन। और ये बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो पक्का आता है, रिवर्बरेशन। अभी मैं आपको निशान लगवा देता हूँ इसकी। बेटा रिवर्बरेशन में होता क्या है, इधर देखना जरा। रिवर्बरेशन में ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। क्या होती है? एक ही साउंड बहुत दफा रिफ्लेक्ट होता है, एक ही साउंड बहुत दफा क्या होता है? रिफ्लेक्ट। इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इसमें होता क्या है, आपका जो साउंड है ना वो गार्बल्ड हो जाता है। साउंड इज गार्बल्ड। गार्बल्ड का मतलब है कंफ्यूजिंग हो जाता है, बार बार आवाज आ रही है एक ही तो समझ में नहीं आती। ये रिवर्बरेशन। किताबें खोले, पेज नंबर 29, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स लिखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स लिखा है बेटा? इसमें ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है। The technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surface is called acoustic protection. अगले पेज पर आ जाए, 7वीं लाइन में है sometimes। sometimes लिखा sometimes। sometimes when sound reflects from a wall, ceiling and floor, the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. This is due to the multiple reflections called रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या बोलते हैं? साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है बात? चल अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये सारा व्हाइट बोर्ड बाकी रेस करो, ये लिखा नहीं बाकी रेस कर। अच्छा अगला टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अगला टॉपिक क्या है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। बेटा हर साउंड की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसीज जो इंसान सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जितनी फ्रीक्वेंसीज की रेंज इंसान सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ना बड़े गौर से मेरी बात समझनी है। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में दो तरह के अफराद पाए जाते हैं, या तो वो चिल्ड्रन या नौजवान होंगे, जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं और कुछ नौजवान हैं, या तो वो बूढ़े बूढ़े होंगे, ओल्ड पीपल, बुढ़े बाबे और चुगलियां करने वाली बूढ़ी माई। अच्छा अब आपको पता है जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो आपके कान ऊंचा सुनने लग जाते हैं, ठीक है ना? और वो भी वही मतलब औरतें अगर पता हो ना कि ये बुढ़ा जो है ये ऊंचा सुनता है तो उसी के पास बैठ के उसकी चुगलियां कर रही होती हैं। अच्छा चले यहाँ देखें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये जो चिल्ड्रन है या बच्चे हैं ये ना 20 हर्ट्ज की आवाजें सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इनके बीच में जो भी आवाज आएगी ना बच्चे और नौजवान ये आवाजें सुन सकते हैं। अच्छा लिखने को ये 20 है, वैसे इंसानों की आवाज सुनने की जो शक्ति है ना वो 100 से शुरू होती है। आपको अक्सर 30, 40, 50 हर्ट्ज की आवाजें नहीं सुनाई देती, वो 100 से शुरू होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखने को 20 है। अच्छा और ओल्ड बंदे जो होते हैं बूढ़े बंदे उनकी शुरू तो 20 हर्ट्ज से होती है लेकिन जाती 15,000 हर्ट्ज तक है। अगली 5,000 हर्ट्ज की आवाजें वो नहीं सुन सकते। तो ये औरतें बड़ी तेज होती हैं, ये बोलती उस फ्रीक्वेंसी में वो जो सुन नहीं सकते, ठीक है ना? अगले 5,000 भाई औरतों की आवाज श्रील होती है ना, और श्रील आवाज में फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इतनी कोई हाई हो जाए कि 15,000 से भी ऊपर चली जाए तो वो फिर आवाजें बूढ़ों को नहीं सुनाई देती, ठीक है ना? चलिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्लियर है। अब चलते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड पे अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के केस में। अच्छा आपने ना इसको बड़े तवज्जो से समझना है, बस ये लास्ट टॉपिक है उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा अल्ट्रासाउंड। मैं ना ये डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ना चंद बातें पहले सिखाना चाहता हूँ, चंद लफ्ज सिखाना चाहता हूँ। आपने मेरी बात बड़े गौर से सुननी है। इधर देखो एक तरह के साउंड्स होते हैं इंफ्रासाउंड्स, या ना इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स। एक तरह के साउंड हो गए इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक। ये जो दूसरे साउंड है ना ये होते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। अब आपने बड़े गौर से बात समझनी है। उस्मान क्या कर रहे हैं? यहां देख लो भाई, यहां देखो ये जो इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक है ना
ये उन साउंड्स को बोलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वालों को क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। और जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है, जो 20,000 हर्ट्ज से बड़े हैं वो अल्ट्रासाउंड, और जो 20 हर्ट्ज से छोटे हैं वो दो एक्सट्रीम है। आप कम से कम 20 सुन सकते हो, आपकी कम से कम जो कम होगी ना उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रा। क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम को क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। और 20,000 आप सबसे ज्यादा सुन सकते हो तो उससे ज्यादा को क्या बोलेंगे? ठीक है ना? तो अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? बड़ी होती है। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। उस्मान खोल लो किताब अपनी, बाकी सब भी खोल लें। ये रीडिंग करेगा, मैं आपको समझाऊंगा। पढ़ो भाई। Uses of ultrasound. Number 1, ultrasonic waves carry more energy and higher frequency. बेटा इधर देखें जरा, इधर देखो, बात दो लफ्ज लिखे हैं। पहला कहता है मोर एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा है, और फिर क्या कहता है? Higher frequency. अब 2 मिनट के लिए ना आपने मेरा साथ देना, 2 मिनट आपने बड़ी गौर से बात समझनी है। एक फार्मूला पढ़ोगे E इक्वल्स टू HF। ये फार्मूला है E इज इक्वल टू HF। इसमें E एनर्जी है और F फ्रीक्वेंसी है, और दोनों ऊपर हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो एनर्जी भी क्या होती है? यही वजह है कि मोर एनर्जी का मतलब क्या लिखा हुआ आगे? हाई फ्रीक्वेंसी। यानी जो अल्ट्रासाउंड है ये ऐसी वेव है जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है। आगे बढ़ो। Then audible sound waves. हाँ, H कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। आगे। Therefore, according to the wave equation V equal F lambda, the wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects. बेटा यहाँ देखो जरा, फ्रीक्वेंसी हाई है, Yes. फ्रीक्वेंसी हाई है। अभी आपने एक इक्वेशन पढ़ी है V इक्वल्स टू F लैम्डा। इसमें लैम्डा यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई यहाँ आकर, Divide. तो V बाय लैम्डा इज इक्वल टू F। Yes. फ्रीक्वेंसी कैसी है? तो लैम्डा कैसा होगा? लो। नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी हाई तो वेवलेंथ लो। इसका मतलब है कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? स्मॉल वेवलेंथ। और जो छोटी वेव है वो हर जगह घुस जाएगी आसानी से। Yes. बड़ी चीज को घुसने में मुश्किल होती है ना, छोटी चीज तो घुस जाती है। ठीक है, तो अगर आपने छोटी छोटी चीजें चेक करनी है, छोटी छोटी चीजें चेक करनी है, छोटे छोटे क्रैक्स हो गए, छोटे छोटे पुर्जे टूटने हो गए, वो चेक करने हैं, तो फिर आप बड़ी वेव्स तो नहीं कह सकते, वो तो जाएंगी। तो कौन सी वेव्स बचेंगे? छोटी। ठीक है ना, स्मॉल वेवलेंथ वाली। आगे बढ़े। Number 2, ultrasonic waves are utilized in medical and technical fields. हाँ जी, मेडिकल और टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है इंजीनियरिंग, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड्स में इस्तेमाल होती है। पहले मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल पढ़ेंगे साथ। पढ़ो भाई। In medical field, ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments. एलिमेंट्स का मतलब है बीमारियां। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? बीमारियां। तो डायग्नोस का मतलब होता है पता लगाना बीमारी कौन सी है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है बीमारी को ठीक करना। तो ये डायग्नोस भी करती है और ट्रीटमेंट भी करती है ऑफ डिजीजेस। तो बीमारियों का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करने में अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है। आगे बढ़े जी। For diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters. अच्छा These waves are reflected differently by different organs. बेटा अब ना होता क्या है, मिसाल के तौर पर आपने लीवर की अल्ट्रासाउंड कराई है, इसकी अल्ट्रासाउंड कराई है, Liver, तो आप लीवर के ऊपर कौन सी रेस भेजोगे? ultrasound. अल्ट्रासाउंड। अब जो नॉर्मल लीवर होता है, सादा लीवर बिल्कुल ठीक, उसमें अल्ट्रासाउंड अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपके लीवर पे चर्बी आई है, फैट, तो अलग तरीके से, अगर कुछ और आया तो अलग तरीके से। तो आपको पता लग जाएगा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ऐसी आती है, इसमें अल्ट्रासाउंड ऐसी आई है, तो ये नॉर्मल नहीं है, बीमार है। हाँ जी। These organs, tissues or tumors etc. ट्यूमर्स का मतलब होता है गिल्टियां। The reflected waves are then amplified to form an image of internal organs. हाँ जी, उसके बाद हम वो जो हमारे पास रेज आती हैं, इतना लेट आ जाओ, तो उसके बाद जो हमारे पास रेज आती हैं, उसके बाद जो हमारे पास रेज आती हैं, हम उनसे पिक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और उस पिक्चर को किसके ऊपर देखते हैं? स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़े।
image of internal organs of the body on the screen. Such an image helps in detecting the defect in the organs. जी Number 2. Powerful ultrasound is now being used to remove blood clots from the arteries. बेटा अब यहाँ देखें, मान लें कि ये आपकी वेन है, ये आपकी क्या है, इसमें बन गया ब्लड क्लॉट, यानी खून जम गया। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है, इस जगह पर ये हो गया ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट का मतलब ये है खून जम गया है और खून को बहने का रास्ता तकरीबन बंद हो गया है। अगर ऐसा हो जाए तो आगे खून नहीं जाएगा और आगे जौन सा भी ऑर्गन है वो मरने लग जाएगा। खून पहुंचाना जरूरी है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसमें हाई एनर्जी की अल्ट्रासाउंड फेंकते हैं। इसके ऊपर हाई एनर्जी की क्या फेंकते हैं, अल्ट्रासाउंड। हाई एनर्जी की अल्ट्रासाउंड फेंकने से होता क्या है, ये ब्लड क्लॉट टूट जाता है, ब्लड क्लॉट, और टूट के इस तरह छोटे छोटे पुर्जे बन जाता है। अब ये खून के साथ बह जाएगा आगे और फिर आपकी बॉडी में से होते हुए ये बाहर आ जाएगा। जी Ultrasound can also be used to get the pictures of thyroid gland. ये जो आपका गला होता है ना, इधर थायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है, Thyroid gland. तो अगर बाज़ दफा थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, उसको गिलनर बोलते हैं, गोइटर, तो उसको चेक करने के लिए भी क्या इस्तेमाल होती है, अल्ट्रासाउंड। हाँ जी Ultrasound is used to locate underwater depths or is used to for बेटा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और वो है सोनार टेक्निक। सोनार टेक्निक, सोनार टेक्निक, ठीक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा समझना जरा इस बात, ये ना पहले आपको पता होना चाहिए सोनार का मतलब क्या है। ये सोनार में एसओ का मतलब है साउंड, एसओ का मतलब क्या है, एन का मतलब है नेविगेशन, ए का मतलब है एंड और आर का मतलब है रेंजिंग। समझ में आ रही है बात, तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका मतलब। अब होता क्या है जी, मान लो कि ये एक शिप है, ये एक शिप है और वो समुद्र में है। आपने चेक करना है समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की डेप्थ चेक करनी है। आप यहां से अल्ट्रासाउंड नीचे भेजो, यहां से ये, और यहां से अल्ट्रासाउंड कहां भेजो, जारी बात है रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी, ऊपर। आप मुझे बताएं, आपको पानी में स्पीड पता है साउंड की, यस स्पीड पता है मुझे पानी में तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, ये जब इधर जाएगा और जाके वापस आएगा, क्या मुझे टाइम भी पता चल जाएगा, टाइम पता चल गया, मैं नोट करूंगा ना, मैंने 1 बजे भेजी थी और 1:02 पे वापस आ गई, तो 2 मिनट लगे। अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास, टाइम आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस आ जाएगा, तो आपके पास ये डेप्थ आ जाएगी। बस आपने इस टाइम को आधा करना होगा, क्योंकि टाइम जाने का भी है और आने का भी है। वो मैनिपुलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ो भाई। Ultrasound is used to locate underwater depths or is used for locating object lying deep on the ocean. हाँ जी, अगर कोई समुद्र में ऑब्जेक्ट भी पड़ा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। The technique is called sonar. हाँ जी, इस टेक्निक को सोनार बोलते हैं। Sound, navigation and ranging. The sound waves are sent from a transmitter and a receiver collects the reflected sound. The time lapse is calculated knowing the speed of sound in water. The distance of the object from the ocean surface can be हाँ estimated. जी, इसके बाद हम डिस्टेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये हुआ था ओशन गेट वाला फ्लाइट। ओशन गेट वाला जी, तब उस टाइम रोबोट्स ने ढूंढे थे ओशन फ्लोर पे। जी, जी। सोनार टेक्निक काम नहीं आई। नहीं नहीं काम नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो बहुत डेप्थ पे थे। पहली बात तो ये कि ओशन गेट वाले जो थे वो बहुत डेप्थ पे थे, और दूसरी बात ये कि उनकी वो जो मशीन थी ना, असल में उसको बोलते हैं इम्प्लोड हो गई। Explode हो गई। इम्प्लोड का, एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना, इम्प्लोड का मतलब ही होता है फटना, लेकिन ऐसे फटना, अंदर की तरफ पिचक के। तो वो पिचक के इतना टूट गई थी, इतना टूट गई थी, उसके छोटे छोटे पुर्जे हो गए थे, और अंदर जो बंदे थे आपको पता है वो तो सिस्टम उनका तो बात हो। तो कहने का मतलब ये है कि उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, उसके पुर्जे बहुत छोटे छोटे हो गए थे, तो वो इतना छोटा पुर्जा सोनार से ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल नहीं होता है। और वैसे भी समुद्र में बहुत सारे पुर्जे पड़े हुए पहले से, तो हम किसी को भी कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। तकरीबन 1100 मीटर था वो, तो हम 1100 मीटर नीचे गए और उसके बाद हमने कहा यस मैम, ये बात है, छुट्टी दे जाओ, चलें आगे बढ़े।
Sonar ranging is also used to see the shape and the size of an object. हाँ जी, ये अक्सर ना साइंसदान खजाना ढूंढते रहते हैं कि समुद्र में क्या मिल जाएगा, खजाना। तो वो खजाना भी किससे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सुनार से। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हमने सुना होगा, उसके बारे में भी साइंसदानों ने जितनी स्टडी की है ना, वो सब किसका इस्तेमाल करके किया है? वो उसके ऊपर लेके गए शिप कि क्यों डूबती हैं, और उसमें उन्होंने चेक किया कि वो सोनार फेंके के अंदर क्या मसला है, और उसके बाद मुख्तलिफ थ्योरीज बनी उसकी कि ये मामला हो सकते हैं। बहुत सारी उसमें एक्यूरेट है, 12 कौन सी एक्यूरेट है वो किसी और नशिस्त में बोलेंगे, अभी हमारा बरमूडा ट्रायंगल का टॉपिक नहीं है, वरना इंशाल्लाह उसको भी करेंगे किसी दिन। जी पढ़िए। Cracks appear in the interior of moving parts of high-speed heavy machines such as turbines, engines of planes and ships. अब आप देखो कि जहाज में इंजन भी तो लगा होता है, और अगर इंजन में कोई छोटी सी गिरारी भी टूट गई है, छोटी सी गिरारी, अगर आपका जहाज उड़ गया है, हो सकता है वो गिरारी टूट के किसी और पुर्जे में टकरा जाए, हो सकता है कोई और मसला हो जाए, छोटे से पुर्जे से भी, तो जहाज तो पूरा गिर जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि वो जो जहाज है उसमें बाहर से तो कुछ नजर नहीं आता, और खोल भी लें तो छोटे छोटे पुर्जों का पता नहीं चलता इतना, तो हमने सोनार टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो क्रैक्स या छोटे पुर्जे टूट जाते हैं, वहां पर हम वेव्स भेजते हैं, पूरे जहाज का अल्ट्रासाउंड करते हैं, पूरे जहाज क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो अगर कहीं पर क्रैक हो, तो अगर क्रैक नहीं है तो वो जाके टकराएगी और वापस आ जाएगी, अगर क्रैक होगा तो गुजर जाएगी, तो हमें पता चलेगा इस जगह पर क्या है, क्रैक या पुर्जा टूटा हुआ। हम उससे पिक्चर भी ले लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अंदर से हम देखते जाएंगे एक्सरे जैसे होता है, तो हमें उसके ऊपर से नजर आते जाएंगे, अगर कोई टूटा होगा तो नजर आ जाएगा, तो इससे हम जहाज को गिरने से बचा सकते हैं। पढ़े जरा। These cracks are not visible from outside, but they can be very dangerous. Such cracks can be detected by ultrasonics. A powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of these cracks and flaws. The comparison of the ultrasonic waves reflected from crack and from surfaces of these parts can give a clue of the existence of cracks. आगे Germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. ये क्लोड वाली बात याद है, इसमें अल्ट्रासाउंड की तो तबाह हो गए। इस तरह आपको पता है बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो 40 डिग्री से ज्यादा जिंदा रह सकता हो। 40 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर ऊपर हो तो बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। ये वजह हम दूध को उबालते हैं, दूध पीने से पहले उबालते हैं, क्योंकि 100 डिग्री पर उबालते हो तो तब तक सारे बैक्टीरिया उसमें। अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि वो बैक्टीरिया की लाशें कहाँ जाती हैं, वो हम लाशें समेत पी जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस। अच्छा बहरहाल नहीं, इवेपोरेट नहीं होते, उसकी एक वो अलग बात है, मैं अब वो यहाँ पे नहीं कर। अच्छा मैं क्या कह रहा था आपको कि वो दूध को जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जब वो आप किसी लिक्विड में डालते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, या एक बैक्टीरिया का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होगा, उसकी सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा और उससे वो मर जाएगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर। मेरे ख्याल में मुझे तो कोई ऐसा बैक्टीरिया याद नहीं आता जो 40 डिग्री से ऊपर रहता हो, कोई एक एक्सेप्शन हो सकती है, हो सकता है कोई आर्शियो बैक्टीरिया, शायद मुझे लगता है 70 डिग्री पर रह सकता हो, आर्शियो बैक्टीरिया होता है वो 70 डिग्री पर रह सकता है, बाकी तकरीबन सारे बैक्टीरिया 40 डिग्री पर। और समझ में आ गई ना बात। बहरहाल तो ये आपका था चैप्टर पूरा क्लियर है जी।